हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज से हम हमारा स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर, ऑडिट स्ट्रेटजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। ठीक है, तो वैसे तो हमारा ये जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है, एसए 300। तो सेकंड चैप्टर के अंदर वैसे हम क्या करने वाले हैं, दो स्टैंडर्ड पढ़ने वाले हैं, एसए 300 और एसए 320। 320 किसका है, मटेरियलिटी का, और 300 किसका है, प्लानिंग प्लानिंग का। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड हमें इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ने हैं, और कुछ इसके अलावा एक दो टॉपिक छोटे छोटे से हो रहे हैं जो स्टैंडर्ड से रिलेटेड नहीं है, स्टैंडर्ड के नहीं है, लेकिन पढ़ने जरूर है हमें यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले आते हैं हम ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लानिंग एंड प्रोग्राम। देखो, हम जब क्लास में थे तो हमने डिटेल में बात की थी कि स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है और प्रोग्राम क्या होता है। तो अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो बेसिकली जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या होती है, एक ओवरव्यू देती है। स्ट्रेटेजी जो है वो हमें क्या देती है, जो भी हम काम करने वाले हैं उसके लिए हमें क्या लेना होता है, ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब जो भी काम करने वाले हैं उसके लिए जो भी सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें क्या करनी है, वो किसके अंदर कंसीडर की जाती है, स्ट्रेटेजी के अंदर। फिर जब बात आती है किसकी, प्लानिंग के अंदर, तो प्लानिंग के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, डिटेल में वर्क करते हैं, थोड़ा डिटेल में काम किया जाता है। और जब हम बात करते हैं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम का मतलब क्या है, प्रोग्राम का मतलब है फुल डिटेल में, मतलब यहाँ पे जो काम है वो क्या होता है, पूरा का पूरा एक एक चिट्ठा खोल दिया जाता है, तो यहाँ पे फुल डिटेल होता है। तो जो सबसे छोटा है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, बेसिकली जो स्ट्रेटेजी होती है वो सभी चीजों को कवर करके चलती है। तो ये तो क्या है, एक ओवरव्यू हर चीज का। जैसे कि मान लेते हैं भैया हम ऑडिट का काम करने जा रहे हैं, तो ऑडिट के अंदर जो भी की मैटर्स होंगे, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे वो किसके अंदर आ जाएंगे, स्ट्रेटेजी में आ जाएंगे। जैसे भैया हम ऑडिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट भाई, हम ऑडिट के अंदर क्या कोई भी अगर काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो कि हम किस टाइप का काम करने जा रहे हैं। भाई हम स्टैट्यूटरी ऑडिट करने जा रहे हैं, इंटरनल ऑडिट करने जा रहे हैं, किस टाइप का काम करने जा रहे हैं, पहले तो वो देखो। अच्छा, जैसे मान लेते हैं अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, तो स्टैट्यूटरी ऑडिट अगर हमें देखना है कि जिस एंटिटी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं वो एंटिटी कितनी बड़ी है या छोटी, उसकी कितनी ब्रांचेज है, या अगर उसके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करने तो उसकी कितनी सब्सिडियरीज हैं, ये सब चीजें, उसके कंपोनेंट्स को चेक करना, उसकी लोकेशंस को देखना, ये सब चीजें किसका पार्ट है, स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अच्छा, इसमें कोई डिटेल में थोड़ी ना जा रहे हैं, इसमें सिर्फ ये देख रहे हैं कि काम कैसा करना है हमें। प्लस इसके अलावा सेकंड ये कहता हूं कि रिपोर्ट कब तक देनी है हमें, कि कितना टाइम है हमारे पास रिपोर्ट देने के लिए, हमारे पास रिसोर्सेज कैसे हैं, मतलब हमारे पास जो एंगेजमेंट टीम है, हमारे पास जो मेंबर्स हैं, जो स्टाफ है, वो किस टाइप का, क्या वो उस टाइप के काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जो भी काम करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मैटर्स होंगे वो किस में आ जाते हैं, हमारे स्ट्रेटेजी में। प्लानिंग में थोड़ा क्या आता है, डिटेल में, और प्रोग्राम के अंदर क्या आता है, फुल डिटेल में। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी का फायदा क्या है या पहले होता क्या है। ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो क्या करती है, सेट करता है किसको, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। स्ट्रेटेजी से हमें क्या मालूम चल जाएगा, हमें ये तीन बातें मालूम चल जाएंगी। क्या क्या, हमें ऑडिट का स्कोप मालूम चल जाएगा, टाइमिंग पता चल जाएगी, और डायरेक्शन मतलब क्या है, कितना काम करना है ये मालूम चल जाएगा, कितने टाइम में करना है और किस तरीके से करना है, किस प्लानिंग के साथ में किया जाएगा, ये हमें कहां से मालूम चल जाता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से। तो तीन इंपॉर्टेंट बातें हो गई, क्या, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या करता है, सेट करता है किसको, स्कोप को, टाइमिंग को और डायरेक्शन ऑफ। अच्छा, सेकंड क्या कहता है, इट गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। हाँ, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी अगर हम बनाएंगे तो उसी से ही हमें मालूम चलेगा कि डिटेल प्लान कैसे बनाना है। तो ये एक गाइड का काम भी करता है ऑडिट प्लान बनाने के लिए। भाई जैसे एक बात बताओ, अगर हमें मालूम ही ना हो कि हमें 10 ब्रांचेस का ऑडिट करना है, मालूम ही नहीं है, तो बताओ आप प्लानिंग कैसे करोगे फिर। तो प्लानिंग करने के लिए किसके बारे में मालूम होना चाहिए था, स्ट्रेटेजी का मालूम होना चाहिए था। बिना प्लानिंग, बिना स्ट्रेटेजी के आप प्लानिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी जो है वो हमें क्या बताती है, दो बातें। पहला, ये हमारे लिए क्या करती है, सेट करती है स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। और सेकंड, ये हमें गाइड करती है फॉर मेकिंग मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ठीक है, तो ये ऑडिट प्लान बनाने में हमारा हेल्प करती है। तो बेसिकली ये इसके दो काम हो गए हैं। क्या पर्पस है, क्या मैटर इसमें कवर किए जाते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर, तो कहता है बेसिकली रिसोर्सेज के बारे में क्या किया जाता है, किसके बारे में, रिसोर्सेज के बारे में हम पता लगाते हैं।
हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसके बारे में। पहला क्या, रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, मतलब कौन से रिसोर्सेज लगाने हैं। जब हम स्टाफ लेके जाएंगे तो कैसे स्टाफ लेके जाना है, कौन सा स्टाफ लेके जाना है भैया, वहां पे सीएस लेके जाना है, एक्सपर्ट लेके जाना है, कितने सीए जाएंगे, कितने जूनियर स्टाफ जाएगा, कितना सीनियर स्टाफ जाएगा, ये सब बातें हमें देखना कि कौन सा रिसोर्स हमें वहां पे लगाना है। सेकंड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज, किस ऑडिट एरिया में कितने रिसोर्स, कितने लोग हमें लगाने हैं, ये भी यहां से मालूम चलेगा। थर्ड, व्हेन टू डिप्लॉय, किस टाइम पर हमें वो रिसोर्सेज को लगाना है, किस टाइम पे सीएस से काम करवाया जाएगा, किस टाइम पे एक्सपर्ट से काम करवाया जाएगा, किस टाइम पे सेल का काम चेक करवाया जाएगा, किस टाइम पे टैक्स का काम चेक करवाया जाएगा, उसके ऊपर कब का मतलब रिसोर्सेज लगाए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। एंड हाउ सच रिसोर्सेज विल बी मैनेज, कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, कैसे उनको सुपरवाइज करना है, कैसे उनसे रिपोर्टिंग लेनी है, ये सब डिसाइड करना। ये सब कहां से हमें मालूम चल जाता है, क्या कहां से फायदा हो जाता है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से। तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के बारे में अभी तक हमने दो बातें पढ़ी है। और ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी हमें क्या बताती है, पहले तो ये सेट करता है स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन, और सेकंड ये हमारे लिए क्या करता है, गाइडेंस का काम करता है, गाइड टू मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ठीक है, ये इसके दो काम हो गए हैं। इसका अगर मैं बोलूं कि क्या पर्पस है या क्या मैटर इसमें कवर किए जाते हैं, तो बेसिकली रिसोर्सेज का मैटर जो है वो इसमें कवर किया जाता है। क्या कवर किया जाता है, पहला क्वेश्चन हम ये लिख सकते हैं कि कौन से रिसोर्स लगाने हैं, व्हाट रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। सेकंड हम ये कह सकते हैं कि कितना लगाना है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, हाउ मच रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड। ठीक है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड। थर्ड, व्हेन टू बी डिप्लॉयड, किस टाइम पे लगाने हैं। और लास्ट, हाउ रिसोर्सेज विल बी मैनेज्ड, उन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। तो रिसोर्सेज के बारे में चार क्वेश्चन हमें कहां से मिल जाते हैं, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी से मिल जाते हैं। कौन कौन से, व्हाट रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, व्हेन रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड और हाउ रिसोर्सेज विल बी मैनेज्ड। तो ये तीन बातें हमें क्या करना है, ध्यान रखनी है। तो ये हो गए हमारे किसके अंदर, पर्पस के अंदर, कि ऑडिट स्ट्रेटेजी का क्या हो गया, पर्पस। अब उसके बाद कहते हैं कि क्या स्टेप रहेंगे जब आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाओगे। तो कहते हैं उनके अंदर किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते टाइम किन चीजों को कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट दैट डिफाइन इट्स स्कोप। सबसे पहला काम क्या है हमारा, जो भी हम एंगेजमेंट करने जा रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक ढूंढो। क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, जैसे कि उसकी लोकेशंस कहाँ कहाँ है, कितने कंपोनेंट्स है, कितने सेगमेंट्स है, ये सब चीजें चेक करना। जैसे कि मतलब कितनी लोकेशंस पे है वो, कितने कंपोनेंट का मतलब कितने ब्रांचेज है उसकी, कितने सेगमेंट है उसमें, सेगमेंट का मतलब कितने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बेचता है वो, या अलग अलग चीजों से भी सेगमेंट को डिवाइड किया जा सकते हैं। A17 आप पढ़ते हो वहां से भी मालूम चलता है आपको। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट आइडेंटिफाई करना। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड काम हमारे लिए क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या है, असर्टेन द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट। क्या ढूंढना है हमें, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब कितने टाइम के लिए काम करने जा रहे हैं हम, है ना। रिपोर्टिंग कब करनी है, क्या इंटरम रिपोर्टिंग करनी है या फाइनल रिपोर्टिंग करनी है। इंटरम का मतलब कोई हो सकता है साल के बीच में रिपोर्ट करनी हो, तो कहीं वैसी तो नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कहते हैं नेचर ऑफ कम्युनिकेशन में देख लो, मतलब मैनेजमेंट के साथ में डिस्कशन वगैरह हमें किस टाइप से करने हैं, कब कब करने हैं, ये भी पता लगा लो। तो सेकंड हमारा क्या हो गया, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो है एंगेजमेंट के वो आइडेंटिफाई करना, ताकि हम क्या कर सके, टाइमिंग एंड नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को भी डिसाइड कर सके। उसके बाद में कंसीडर द फैक्टर दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। हाँ, हमारी टीम को हमें कितने एफर्ट देने हैं, हमारी टीम को हमें कितना डायरेक्शन देना है। भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास में टीम कैसी है, जूनियर स्टाफ की टीम है, तो उन्हें भैया डायरेक्शन ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर आपके पास में क्या है, सीनियर स्टाफ है, तो उनको डायरेक्शन देने की जरूरत इतनी नहीं है। अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं जिनके बेस पे आपको ये देखना पड़े कि
डायरेक्शन ज्यादा देने हैं या कम देने हैं। मान लेते हैं कोई ऐसी आइटम चेक करने जा रहे हैं हमारी टीम जो रिस्की आइटम बहुत ज्यादा है या मटेरियल है, वो रिस्की है या मटेरियल है, तो उस केस में आपको डायरेक्शन ज्यादा देने पड़ेंगे, वहां पे ना बातें ज्यादा बतानी पड़ेंगी। और लेकिन अगर इसमें कोई रिस्की नहीं है, कोई इतना मटेरियल नहीं है, देन आपको इतना डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग फैक्टर हैं। या अब वो क्या हो सकता है, जैसे कि चेंज इन लो हो गया, लो में चेंज हुआ तो भैया ये रिस्की आइटम हो जाएगी। या मर्जर अमेलगमेशन के कुछ ट्रांजेक्शन है तो भैया उसको भी अच्छे से चेक करना पड़ेगा। तो इन चीजों में डायरेक्शन देने की जरूरत ज्यादा है। ठीक है, बोलो ये बात क्लियर है। तो अब कौन से फैक्टर हैं जिनके लिए हमें क्या देना पड़ता है, क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं। फैक्टर इंपैक्टिंग एनटीई ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ एंगेजमेंट टीम। मतलब हमारी टीम को हमें क्या देना पड़ेगा, डायरेक्शन ज्यादा देना है या कम देना है, उसके लिए क्या फैक्टर है। सबसे पहले आप क्या देख लो, सबसे पहले सिंपल सी बात है, वो तो स्टाफ कैसा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब उसकी कैपेबिलिटी कॉम्पिटेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जूनियर स्टाफ है, इतना कॉम्पिटेंट नहीं होगा, वो सीनियर कॉम्पिटेंट होगा तो उसको इतने डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है, जूनियर को डायरेक्शन ज्यादा देना पड़ेगा। एरिया ऑफ असिस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर रिस्क क्या है उस चीज में, भाई जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें रिस्क ज्यादा है तो काम ज्यादा करो। एरिया ऑफ ऑडिट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। मान लेते भाई आप चेक करवा रहे हो टैक्स का काम, तो टैक्स वाला तो थोड़ा सा क्या है, अच्छा काम हो गया। या मान लेते एक ऐसा मैटर चेक करवाने जा रहे हो जहां पे अमेलगमेशन मर्जर की एंट्री हो रही है, इंपॉर्टेंट हो गया, तो भैया वहां पे तो आपको डायरेक्शन थोड़े ज्यादा देने पड़ेंगे। और उसके अलावा कहते हैं भैया साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एंटिटी सिंपल है, कोई इतना बड़ी एंटिटी है नहीं तो इतने कोई डायरेक्शन देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जैसे रिलायंस जैसी कंपनी में जाओगे वहां ऑडिट करना है तो वहां डायरेक्शन देने पड़ेंगे। तो कौन से फैक्टर हो गए जिनसे हम क्या करते हैं, जिनसे हम ये असेस करते हैं कि डायरेक्शन ज्यादा देने हैं या कम देने हैं। तो 4 फैक्टर हैं। पहला एरिया ऑफ ऑडिट, रिस्क कितना है रोमम, थर्ड साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, और लास्ट क्या हो गया कॉम्पिटेंसी एंड कैपेबिलिटीज ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट आओ, अभी हमारा क्या चल रहा है, ऑडिट स्ट्रेटेजी फॉर्म करने के लिए क्या स्टेप रहेंगे। तो 3 स्टेप हो गए। सबसे पहला आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंगेजमेंट, सेकंड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंगेजमेंट, एंड थर्ड फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं रिजल्ट, आपको कंसीडर करना पड़ेगा द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एंड नॉलेज फ्रॉम अदर एंगेजमेंट। क्या मतलब है इसका, ये कहता है कि भैया आपने एक मेहनत पहले से काम, मतलब एक मेहनत आपने पहले से कर रखी है। ऑडिट स्ट्रेटेजी बना रहे हो, ऑडिट स्ट्रेटेजी में आप क्या रखना चाहते हो, ऑडिट स्ट्रेटेजी में आप वो बातें रखना चाहते हो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ऑडिट के लिए, है ना। और ये बातें आपको कहां से मालूम चल जाएंगी, कहता है ये सब चीजें तो, बाकी चीजें तो ध्यान देनी देनी है। कहता है कि ये भी देख लो आपने कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कर रखी है, मतलब आपने पहले से कुछ कैसे काम कर रखे हैं जो आपको हेल्प करेंगे कब, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने में। सर वो कब काम किए थे हमने जब 220 पढ़ा तो उसमें हमने एक मैटर पढ़ा था एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट। उसमें हमने एक मेहनत की थी, वहां पे हमने ये जाना था कि क्या इस क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट किया जाए या कंटिन्यू किया जाए या ना किया जाए। उसके लिए हमने एक मेहनत की थी, हमने वहां के लोगों को जाना था, हमने वहां के ओनर्स को जाना, मैनेजमेंट को जाना, वहां के स्टाफ को जाना। अब बताओ अगर वहां का स्टाफ, वहां का ओनर अगर हमें क्या लगता, बेईमान सा लगता है, तो क्या उसका इंपैक्ट बताओ स्ट्रेटेजी बनाने टाइम काम आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ये एक मेहनत हो रखी है हमारी पहले से, अब काम आएगी हमारे लिए। अच्छा वहां पर हमने ये भी देखा था कि जो वहां पे हमारे लोग काम करने जाएंगे क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। याद है 4 बातें थी वहां पे, एथिकल रिक्वायरमेंट्स पूरी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अगर वो पूरी कर पा रहे हैं मतलब लोग इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ से जो लोग जाने वाले हैं वो इंडिपेंडेंट है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है तो भैया उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ऐसे लोगों को आप वहां पे नहीं भेज सकते जो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो कहता है कुछ रिजल्ट, ये कहते हैं कुछ काम या कुछ मेहनत आपने पहले कर रखी है, उस मेहनत का फल कब मिलेगा आपको, स्ट्रेटेजी बनाते टाइम आपको मिल जाएगा। याद है क्या नालायकों, या भूल गए, कहा गया, हाँ ये रहा। कहते हैं भैया आपको जब आप एक्सेप्ट कर रहे थे क्लाइंट के काम को तो आपने कुछ मेहनत की थी, आपने देखा था ईमानदार है या नहीं है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, कॉम्पिटेंट है या नहीं है हमारी एंगेजमेंट टीम, और जो भी सिग्निफिकेंट जो आपने प्रीवियस एंगेजमेंट में काम किए हुए हैं
उसकी कुछ सिग्निफिकेंट बातें आपको पता चल सकती हैं। तो ये सारी बातें आपको डिसाइड करती है कि भैया क्लाइंट का ऑडिट एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। यही मेहनत आपकी कहाँ काम आती है, जब हम क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। कहते हैं इन फैक्टर्स को भी यहाँ पे आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे। और कहते हैं यही इसी टाइप की बातें आपको कहां से मालूम चल सकती है, जो आपने अदर एंगेजमेंट इनके किए हुए हैं। तो जैसे मान लेते हैं आपने इनका टैक्स ऑडिट करके दिया हुआ है, तो टैक्स ऑडिट से मालूम चल सकता है कि भैया मैनेजमेंट ईमानदार है या नहीं, ठीक है। और लास्ट कहता है असर्टेन द एनटीई ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म एंगेजमेंट। ये तो क्या हो गया, बेसिकली सिलेक्शन। भैया आप क्या करो, सेलेक्ट करो किसको, उन रिसोर्सेज को जो आपके काम के हैं वहां पे, है ना। आपको जूनियर टीम लेके जानी है या सीनियर लेके जानी है, उनका एनटीई क्या रहेगा, उनका नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या रहेगा। तो नेचर, टाइम और एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज हमें देखना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या स्टेप रहेंगे, 5। कौन कौन से, सबसे पहला क्या था, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। सेकंड क्या था, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ एंगेजमेंट। थर्ड, consider the factors which are significant in directing the engagement team effort. Fourth, consider the result of preliminary engagement activities. और लास्ट क्या हो गया, NTE of resources, जो भी आपको, ठीक है, NTE of resources to perform the engagement। तो ये 5 बातें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। दोबारा से, पहला क्या हो गया, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। सेकंड क्या हो गया, ascertain the reporting objective। second, third, factors which are significant, ठीक है। और फोर्थ, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का रिजल्ट। और लास्ट, नेचर, टाइम और एक्सटेंट, एनटीई ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी टू परफॉर्म, ठीक है। तो ये 5 हमारे लिए क्या हो गए, स्टेप। अच्छा, तो इसी के साथ हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी की लगभग बातें हमारी हो गई हैं। अब हम किसकी बात करेंगे, प्लानिंग। तो कहते हैं प्लान क्या है, तो बेसिकली ये कहता है कि भैया प्लान कुछ नहीं है, जो आपको काम करना है ना, किसके अकॉर्डिंग, सभी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उन सभी को मिला दो, वही आपके लिए क्या है, प्लान है। तो बताओ, इस सभी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, सभी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भैया ऐसे 315 लगाना है। सबसे पहला काम हमारा यही होता है, रिस्क असेस करने के लिए क्या बनाओ, प्लानिंग करो। रिस्क असेस करने के लिए प्लानिंग करो। उन रिस्क को असेस करने के बाद में आप क्या देते हो, उसके ऊपर रिस्पॉन्स देते हो। ऐसे 330 में काम करते हो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाते हो, सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हो। कहते हैं वो उसके लिए प्लानिंग कर लो कि क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल लगाने, क्या क्या सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाने। तो कहते हैं 330 के अकॉर्डिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का भी आप क्या कर लो, प्लानिंग कर लो। और इसके अलावा अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा लो, बस यही काम है आपका। तो कहता है प्लानिंग के अंदर 3 ही बात है, प्लानिंग के अंदर कुछ खास याद रखना ही नहीं है, प्लानिंग के अंदर 3 ही काम है। जैसे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में अभी 5 पॉइंट पढ़ के आए थे, प्लानिंग में सिर्फ क्या है, 3 ही पॉइंट्स है। कौन कौन से, रेप डिसाइड करना, एनटीई ऑफ रेप डिसाइड होगा, एनटीई ऑफ एप डिसाइड होगा, और अदर ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड होंगे। सर अदर ऑडिट प्रोसीजर कौन से हो गए, कुछ ऐसे काम जो बेसिकली वास्तव में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन के काम है, ऑडिट के काम नहीं है। ऑडिट से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है उससे रिलेटेड है। जैसे हम लोगों ने ऐसे 230 में पढ़ा हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन पूरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि कागज सारे संभाल के रखने, यही तो है। अच्छा, वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि भैया जैसे ही ऑडिट कंप्लीट हो जाए उसके 60 दिनों के अंदर अंदर आपकी ऑडिट फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना, कुछ ऑल्टर नहीं करोगे। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि ऑडिट कंप्लीट होने के 60 दिनों, तो वो किस में आ जाते हैं, अदर ऑडिट प्रोसीजर में। तो इसकी भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कब कब ये काम किया जाएगा। तो प्लानिंग के अंदर क्या होगा, बताओ, प्लानिंग के अंदर क्या होगा, प्लानिंग के अंदर एनटीई ऑफ रेप, एनटीई ऑफ फैप और एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है। अब ये कहता है कि जब आप क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको प्लानिंग के अंदर किन चीजों को कवर करना है। वैसे तो एक बात बताओ, कवर तो यही चीजें होंगी ना, कवर तो यही होगा। तो सबसे पहले तो यही कवर होगा, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जितने भी है। लेकिन ये ऑडिट प्रोसीजर आप कहां से डिसाइड कर सकते हो,
ये ऑडिट प्रोसीजर कैसे बनेंगे, कहता है उसके लिए सबसे पहले आपको क्लाइंट का नॉलेज लेना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा ये काम, और उसके बाद में आपको ये देखना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कितना विश्वास किया जा सकता है। उसके बाद में आप क्या कर सकते हो, ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो, और इन सभी को क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, बस इतनी सी काम है। 4 काम करने हैं कि प्लानिंग के अंदर 4 बातें कवर होंगी। सबसे पहले क्लाइंट का नॉलेज लो, कंट्रोल के ऊपर कितना विश्वास किया जाएगा वो देख लो, और एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर देख लो, और लास्ट क्या हो गया, सभी काम में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बस ये प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग के अंदर ये 4 खास बातें होनी चाहिए, ये 4 बातें आपको ध्यान रखनी, ठीक है। इन चारों से मिलकर आपकी प्लानिंग बनेगी। नेक्स्ट आओ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के बेनिफिट क्या है, कहते भैया अब इसको हमने याद करने के लिए क्या किया हुआ था, 5 बातें याद रखी थी कि क्या होना चाहिए। प्लानिंग के बेनिफिट क्या है, 5 पांडव। 5 पांडव बताओ कौन कौन से थे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी, देखो पहला पॉइंट क्या कहते हैं, एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। मतलब किन चीजों में प्लानिंग से, अगर आप प्लानिंग करते हो तो इसमें फायदा आपका क्या हो जाता है, क्या बेनिफिट हो जाता है कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं सिर्फ उसी पे ध्यान जाएगा, आपको उस पे ध्यान जाएगा ही जाएगा। बताओ ये बेसिकली किसकी बात करता है, 5 पांडव में कौन हो गया, अर्जुन। अर्जुन का काम क्या है, जो मेन चीज है वहीं पे फोकस रहना है। तो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट जो ऑडिट एरियाज है हमारा ध्यान उस पे जाएगा ही जाएगा। उसके बाद में क्या है, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। बेसिकली यहाँ पे क्या है, अच्छा सॉरी ये वाला अभी नहीं, पहले थर्ड वाला करेंगे। ऑडिटर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिटर क्या कर पाएगा, सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएगा और मैनेज कर पाएगा पूरे के पूरे ऑडिट को। बेसिकली ये कौन हो गया, बीम। इसका कहने का पूरा का मतलब क्या है, पूरे का मतलब है कि काम क्या होगा, एफिशिएंट और इफेक्टिव तरीके से होगा, काम जल्दी होगा और मैनेज कर पाएंगे उसको सही से, तो बीम का काम हो गया। अच्छा ये कौन है, आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस। ये कह रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में आने वाली हमें लगती है वो हम पहले से ही ढूंढ के रख लेंगे, अगर हम सही से प्लानिंग करके रखते हैं तो, ठीक है। और बताओ ऐसा कौन सा था, नकुल था क्या या सहदेव था, सहदेव, शायद सहदेव था। सहदेव को पहले से आभास हो जाता था कि यार ये गलतियां होने वाली है या ये हमारे साथ गलत होने वाला है, तो ऐसे ही यहाँ पे भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं असिस्टिंग द सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, ये नहीं, नेक्स्ट वाला डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ वर्क ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। डायरेक्शन देना, सुपरविजन देना। बताओ ये पांडव में किसका काम था, सबसे बड़ा भाई क्या था, युधिष्ठिर। जी तो ये कौन हो गया, युधिष्ठिर। और नेक्स्ट जो है वो क्या है, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर। इसमें हेल्प मिल रही है, हेल्प मिल रही है इन सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एंड वर्क डन बाय ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट। तो कहता है भैया आपको एक हेल्प मिल जाती है। हेल्प के लिए बताओ कौन होता है, नकुल। ये बेचारा सभी की हेल्प करता है, इसका यही काम होता है, ठीक है। तो ये हेल्प करने का काम करेगा। चलो अब सुनो, इसको याद कैसे करना है, 5 पांडव, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया, अर्जुन। अर्जुन का काम क्या था, इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद में कौन हो गया, भीम। भीम का काम क्या है, एक बार में मारता है सब, है ना। तो ये कहता है, देखो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि इफेक्टिव और टाइमली मैनर में, ज्यादा टाइम खराब नहीं करता, टाइमली मैनर में, एफिशिएंट मैनर में क्या हो जाता है, काम कंप्लीट हो जाता है, मैनेज हो जाता है ऑडिट का काम। थर्ड कौन हो गया, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का काम क्या है, सिलेक्शन करना। तो ये इसका काम अपना क्या हो गया कि ये क्या करता है, प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन, डायरेक्शन और सुपरविजन देना। तो इसका काम क्या हो गया, डायरेक्शन, और युधिष्ठिर का काम क्या था, डायरेक्शन और सुपरविजन का। तो एंगेजमेंट टीम को क्या मिल जाते हैं, सही तरीके से डायरेक्शन, अगर प्रॉपर अच्छे से प्लानिंग हो तो डायरेक्शन और सुपरविजन भी उनका हो जाता है। फिर कौन हो गया, सहदेव। सहदेव क्या था कि उसको पहले से आभास हो जाता था कि कुछ गलत होने वाला है। तो ये कहता है भैया आप क्या कर लेते हो, आइडेंटिफाई कर लेते हो और रिजोल्व कर सकते हो प्रॉब्लम को ऑन अ टाइमली बेसिस। टाइमली बेसिस पे काम किया जा सकता है। और लास्ट क्या हो गया, नकुल। नकुल का काम क्या है, सभी की हेल्प करना। तो ये हेल्प करता है, ये हेल्प का यहाँ पे पॉइंट क्या है, असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर। और जो भी एक्सपर्ट है उनको भी हेल्प करना, या जो भी लोग हैं उन सभी को क्या करना, हेल्प करना,
ठीक है, तो ये हमारे सारे इसमें क्या हो गए, सारे के सारे पॉइंट हो गए। हाँ, एक पॉइंट आपको वैसे याद रखना कि प्रॉपर असाइनमेंट होना चाहिए वर्क का, कि जिसको जो काम देना चाहिए वो उसको काम दिया गया है। नेक्स्ट आओ ऑडिटर। अभी एक बात बताना, अभी हमारी सारी की सारी ये बातें तो हो गई, चलो एक बार फटाफट से मेरे को बताना कि अभी हमने देखो 2 पॉइंट किए हैं, कौन कौन से? अभी हमारे 2 पॉइंट हुए हैं, एक ऑडिट स्ट्रेटजी के बारे में और दूसरा प्लानिंग के बारे में। ये 2 पॉइंट्स हो गए। स्ट्रेटजी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्ट्रेटजी का काम क्या है। तो स्ट्रेटजी का काम जो है वो क्या है? स्ट्रेटजी जो है वो क्या करती है, बोलो, स्ट्रेटजी क्या करती है? ये सेट करती है, सेट द स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन। और दूसरा काम इसका क्या था? ये गाइड करता है किसको? गाइड टू डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ये इसका काम था, ठीक है, यही था। उसके बाद में क्या मैटर कवर होते हैं या क्या पर्पस है, क्या पर्पस है या क्या मैटर कवर होते हैं, बताओ। तो जो भी मैटर थे वो क्या थे? 4। किससे रिलेटेड थे चारों के चारों? रिसोर्सेज से रिलेटेड। कौन कौन से रिसोर्सेज से रिलेटेड? क्या क्या मैटर थे वो? सबसे पहला, कौन से रिसोर्स लगाए जाएंगे, व्हाट रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। सेकंड क्या था? अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हाउ मेनी या हाउ मच रिसोर्सेज विल बी डिप्लॉयड। थर्ड क्या था? कब लगाए जाएंगे, तो कहता था व्हेन। और लास्ट क्या था? कैसे इनको, अमाउंट हो गया ना, हाउ मच, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड क्या हो गया? व्हेन रिसोर्सेज टू बी डिप्लॉयड। और फोर्थ क्या था? कैसे उनको मैनेज किया जाएगा, हाउ रिसोर्सेज विल बी मैनेज। तो बस ये 4 क्वेश्चन करने हैं हमें कि अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज क्या रहेंगे, व्हाट रिसोर्सेज, मतलब कौन से रिसोर्स लगाए जाएंगे, पहले ये कितने रिसोर्स लगाए जाएंगे, कब लगाए जाएंगे और उनको कैसे मैनेज किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई रिसोर्सेज की बात या पर्पज या मैटर की बात। उसके बाद में हमने बात की कि ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या स्टेप रहेंगे। तो क्या स्टेप रहेंगे बताओ, कितने स्टेप थे? 5। सबसे पहले आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट। सेकंड, कैरेक्टरिस्टिक कर लिया, उसके बाद में रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। थर्ड फैक्टर्स विच आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग एंगेजमेंट टीम मेंबर। ठीक है, एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट। फोर्थ, कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी। देखो आप लोग भी जब क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो ऐसे जरूर लिखेंगे ताकि पॉइंट्स क्या रहे हमें याद रहे। हर चीज का अगर मैं न्यूमोनिक बनाने लग जाऊंगा तो वो न्यूमोनिक में आप कंफ्यूज हो जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। आप लोगों को भी इसी तरीके से याद करना है कि आप पहले 4-5 जो पॉइंट्स है वो कवर करो और उसके बाद में इसी तरीके से, भाई जरूरी थोड़ी ना अपने को एक एक लाइन लिखनी है। हाँ, बोलते जब पूरी लाइन रहो, लेकिन लिखोगे एक एक 2-2 वर्ड, उतने से आपको याद रहने लग जाएगा। और लास्ट क्या हो गया आपका? एनटीई ऑफ रिसोर्सेस, जो भी आप रिसोर्स लगाने वाले हो उसका एनटीई। ये 5 पॉइंट थे हमारे लिए, किसके अंदर? ये 5 पॉइंट किस में थे? ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी के ये 5 पॉइंट्स थे। ठीक है, इतना ही था ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में। इसके बाद में हमने किसकी बात की थी? प्लानिंग की। तो प्लानिंग में क्या था? सबसे पहले प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले तो प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? तो कहते हैं भैया प्लानिंग के अंदर 3 चीजें इंक्लूड होगी। एनटीई, किसका एनटीई? रैप का। किसका एनटीई? फैप का। किसका? अदर ऑडिट प्रोसीजर का। ठीक है, ये 3 चीजें इंक्लूड होगी। उसके बाद में और प्लानिंग में क्या आएगा बताओ? जब भी आप प्लानिंग कर रहे हो तो किन बातों को कवर किया जाएगा, प्लानिंग के अंदर किन बातों को रखा जाएगा? तो और भी बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन ये चीजें तो कवर की जाएंगी प्लानिंग के अंदर, या ये तो स्टेप होने ही चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है? नॉलेज लेना है, किसका? नॉलेज ऑफ बिजनेस, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज होना चाहिए। सेकंड,
आपको इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कितना विश्वास करना है ये ध्यान रखना है। थर्ड, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर देखने हैं आपको। और लास्ट क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन। सभी काम में आपका क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये 4 बातें किसके लिए हो गई कि क्या क्या बातें कवर होंगी प्लानिंग के अंदर। उसके बाद में हमने क्या किए, बेनिफिट्स। तो क्या बेनिफिट्स हैं, तो बेनिफिट्स अभी हमने किए हैं। कितने हो गए बेनिफिट्स, 6 थे वैसे तो, हमने किए 5 ही है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा से याद करना है आपको, 5 पांडव। 5 पांडव में पहला अर्जुन, इंपॉर्टेंट एरियाज को ध्यान रखना। दूसरा भीम कि इफेक्टिव और एफिशिएंटली काम कंप्लीट हो जाना, टाइमली मैनर में काम कंप्लीट हो जाना। थर्ड, युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का काम क्या था, डायरेक्शन एंड सुपरविजन का, तो सुपरवाइज किया जाएगा अपनी एंगेजमेंट टीम को, ये युधिष्ठिर का काम हो गया। फोर्थ, सहदेव। सहदेव का काम क्या है, इसको पहले से क्या हो जाता था, आभास हो जाता था गलत होने वाला है, तो ये क्या कर लेते हैं, इसका मतलब क्या था, टाइम से ही हम क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उनको रिजोल्व भी कर लेते हैं जो भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो आइडेंटिफाई एंड रिजोल्व द प्रॉब्लम्स ऑन अ टाइमली बेसिस, तो टाइमली बेसिस पे काम कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट क्या हो गया, नकुल। नकुल का काम क्या था, हेल्प करना, तो असिस्टिंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर, वर्क टू बी डन बाय जो भी एक्सपर्ट होंगे या अदर लोग होंगे उन सभी की। और पांचवा एक हमें याद करना है कि ये हेल्प और करता है किसके अंदर, सिलेक्शन के अंदर भी हेल्प करता है कि कहां पे किसको काम दिया जाएगा, तो ये पहले से आइडिया रहेगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग के अपने क्या हो गए हैं, बेनिफिट। तो अभी तक हमने यही किया है, ठीक है। उसके बाद आओ, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेटेजी एंड प्लान। एक बात बताओ, जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है, जो भी प्लानिंग करनी है, किसको करनी है, ऑडिटर को या मैनेजमेंट को? सिंपल सी बात है सर, ऑडिट करना किसका काम है, ऑडिटर का काम है। तो इसके लिए जो स्ट्रेटेजी बनानी होगी, जो प्लान बनाना होगा, ये भी किसकी जिम्मेदारी है, ये भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, ऑडिटर की रहेगी। लेकिन एक बात बताना, क्या यहां पर अगर ऑडिटर चाहे तो हेल्प ले सकता है मैनेजमेंट की? हाँ, हेल्प ले सकता है भाई। जैसे ऑडिटर का एक काम है इन्वेंट्री चेक करना है ना, तो इन्वेंट्री के लिए जनरली क्या करना पड़ती है, वो यहाँ पे फिजिकल काउंटिंग करनी पड़ती है। अब ऑडिटर खुद फिजिकल काउंटिंग नहीं करता है, ऑडिटर सिर्फ वहां पे जाके अटेंड करता है फिजिकल काउंटिंग को। अब एक बात बताओ, ऑडिटर का काम है कि वहां पे जाके, ऑडिटर का यहाँ पे एक काम क्या हो गया कि गोडाउन में जाके इन्वेंट्री का फिजिकल काउंट होते टाइम ऑब्जर्व करना, उसको देखना कि सही से हो रही है या नहीं हो रही है, अटेंड करना। तो क्या यहाँ पे ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ बातचीत कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है कि देखो यार अपने इस तारीख को क्या कर लेते हैं, जो है वो इन्वेंट्री काउंट कर लेते हैं, या मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बोल दिया कि देखो देखो एक कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, अदरवाइज काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में बातचीत हो गई है कि हम क्या कर लेंगे, 31 मार्च को इतने बजे हम क्या कर लेंगे, अपनी इन्वेंट्री काउंट करेंगे, आप वहां पे अटेंड हो जाना। ये बात ऑडिटर को बोली गई। क्या हेल्प किया जा सकता है मैनेजमेंट के द्वारा? बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। अब एक बात बताना, अब कुछ काम ऐसे जो किसने बता दिए, मैनेजमेंट ने बता दिया कि आपको ये काम इस टाइम पे कर लेने चाहिए, या इस तरीके से इसकी प्लानिंग कर लेनी चाहिए। अब वो बाय चांस वो प्लानिंग क्या निकली, खराब निकली, किसने बताई थी, ये तो मैनेजमेंट ने बताई थी। तो अब जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की या ऑडिटर की? ऑडिटर की। भले ही किसने बताया, भैया मैनेजमेंट तो आपकी हेल्प कर रहा है, ये डिसाइड करना कि प्लानिंग सही है गलत है, इसके अकॉर्डिंग काम होगा नहीं होगा, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। पक्का भाई, जैसे आज की डेट में क्या हो, तुम लोगों को हेल्प चाहिए, तो अब तुम टीचर से आके क्या कर लो, पूछ लो कि सर हमें ये काम कैसे करना चाहिए। अब टीचर ने बता दिया, बाई चांस वो क्या निकला, खोटा निकला, तो फेल कौन होगा, टीचर ही है। तुम फेल तो तुम ही होगे ना, हम थोड़ी होंगे। हाँ, उसके बाद में अब आओ, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किससे रिलेटेड, स्ट्रेटेजी एंड प्लान से रिलेटेड। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लान इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। भाई प्लान बनाना, स्ट्रेटेजी बनाना, डेवलप करना, ये जिम्मेदारी ऑडिटर की है। इट कैंट बी लेफ्ट अपॉन एंटिटीज पर्सनल, ये किसके ऊपर नहीं छोड़ सकते आप, क्लाइंट के लोगों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, एंटिटी के मैनेजमेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते। हाँ, लेकिन अगर ऑडिटर चाहे, ऑडिटर में डिस्कस द एलिमेंट ऑफ प्लानिंग विद मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी टू फैसिलिटेट कंडक्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिटर चाहे तो किससे बातचीत कर सकता है, मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ बातचीत कर सकता है ताकि ऑडिट करने में हेल्प मिल जाए, बट शुड टेक केयर दैट इफेक्टिवनेस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ गलतियां नहीं होनी चाहिए, इफेक्टिवनेस नहीं होनी चाहिए, काम तो सही से होना चाहिए वहां पे, ठीक है। उसके बाद आओ, क्या रिलेशन है किनके बीच, ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के बीच। तो भैया सिंपल सी बात है, दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे,
वंस ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एस्टेब्लिश, एक बार अगर ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी उसके बाद ही क्या बनेगा, प्लान होगा। वेरियस मैटर हैव बीन आइडेंटिफाइड, आप बहुत सारे मैटर को आइडेंटिफाई कर लेते हो, बताओ कौन कौन से मैटर आइडेंटिफाई कर लेते हो स्ट्रेटेजी बनने के बाद, वही 5 बातें, यही तो है, यही बातें तो आइडेंटिफाई की जाती है यहाँ पे, ठीक है। देन आप क्या बनाते हो, ऑडिट प्लान बनाते हो। देन ऑडिट प्लान कैन बी डेवलप टू एड्रेस सच मैटर, तो जो बातें हमें कहां मिली ऑडिट स्ट्रेटेजी में, इसी के ऊपर क्या बनती है, सारी की सारी प्लानिंग बनती है। अब ऑडिट प्लान शुड बी डेवलप टेकिंग इनटू अकाउंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब भी प्लानिंग होगी तो किसको ध्यान में रख के होगी, पूरा हमारा ऑडिट का ऑब्जेक्टिव जो है उसी को ध्यान में रख के। ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटेजी आर नॉट डिस्क्रीट और सिक्वेंशियल प्रोसेस, इसका क्या मतलब है ये थोड़ी देर बाद में हम करेंगे, ठीक है, यहां पे करेंगे अभी थोड़ी देर में। हाँ, ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है। क्लोजली रिलेटेड का मतलब अगर एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी यहाँ पे चेंज होगा, चेंज इन वन लीड टू चेंज इन अदर। तो ऐसे इसने कुछ बताया नहीं क्या रिलेशन है, सिंपली क्या बोल दिया कि एक बार सबसे पहले आप क्या करते हो, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हो, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के बाद में कुछ मैटर आइडेंटिफाई हो जाते हैं, उन आइडेंटिफाइड मैटर्स के ऊपर ही आप अपनी क्या करते हो, प्लानिंग करते हो। प्लानिंग बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि भैया ओवरऑल ऑडिट जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, दोनों एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, दोनों डिस्क्रीट फेज है, ऑडिट डिस्क्रीट फेज नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, और एक में चेंज होगा तो दूसरे में अपने आप चेंज हो जाता है क्योंकि क्लोजली रिलेटेड है। अब आओ, ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, इट इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज। इसका मतलब क्या है, एक बात बताओ, प्लानिंग कब होगी, प्लानिंग कब होगी, एक बार देखो, डिस्क्रीट का मतलब होता है एक बार काम किया और उसके बाद में उसको करना ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। प्लानिंग आपकी चलती रहती है, कब तक चलती रहेगी, पूरे साल भर चलती रहेगी। एक ऑडिट खत्म हुआ, उसकी प्लानिंग खत्म, नए की हाथों हाथ तुरंत आप उसी टाइम पे स्टार्ट कर देते हो, जैसे पुराने वाली खत्म होती है नए की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये तो चलता रहता है, ऐसे नहीं है कि एक बार कोई काम कर लिया बस वहीं पे खत्म हो गया, ये वो नहीं है। तो प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, प्लानिंग कोई डिस्क्रीट फेज नहीं है। डिस्क्रीट फेज का मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में काम किया खत्म, तो ये तो बार बार चलता रहता है। इट इज कॉन्टिन्यूअल और इटरेटिव, इटरेटिव किसको बुलाते हैं, जब बार बार काम होता है उसको बुलाते हैं। ये मेन लाइन है, इट बिगिंस शॉर्टली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट। बताओ कब स्टार्ट होगा प्लानिंग, जैसे ही पिछला ऑडिट खत्म नए वाले का ऑडिट स्टार्ट हो गया, एंड कब तक चलता रहेगा, कॉन्टिन्यूस टिल द कंप्लीशन ऑफ करंट ऑडिट, जब तक ये वाला ऑडिट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। भाई जैसे मैं अगर बोलूं कि 2021-22 का ऑडिट करने के लिए कब प्लानिंग स्टार्ट होगी, जैसे पुराने वाला ऑडिट खत्म तब स्टार्ट हो जाएगी, और ये 2021-22 की ऑडिट कब प्लानिंग कब खत्म होगी, जैसे ही यहाँ की रिपोर्ट दे देंगे हम तब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही करंट ऑडिट खत्म, इस बार की प्लानिंग खत्म, अगले साल की तुरंत स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो ऑडिट प्लानिंग कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। इसमें आप क्या क्या लिखोगे, कई बार आ जाता है कि एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन ऑडिट प्लानिंग इज अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, बस इतना ही लिखा हुआ है। देन आपको ये बातें लिखनी, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, इट इज कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस, it begins shortly after the completion of previous audit and continues till the completion of current audit। अच्छा मेरे को बताओ ऐसे कौन कौन से एरियाज है जहां पे प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब बार बार हो जाती है, रैप के टाइम, फैप के टाइम, मटेरियलिटी डिसाइड करते के टाइम, ये सब वो फैक्टर्स है जहां पे आपको क्या करना, जजमेंट लेना है कुछ वहां पे भी, तो ये सारे वो फैक्टर्स है जहां पे क्या होगा, आपकी प्लानिंग चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, इस एसे के अंदर आपको एक पॉइंट रह गया, कहां गया, अच्छा एक बात बताओ, क्या चेंज कर सकते हैं क्या, हाँ ये रहा, चेंज इन प्लानिंग, क्या प्लानिंग चेंज हो सकती है आपकी, या एक बार आपने जो प्लान कर दिया वो फिक्स रहेगा हमेशा, चेंज हो सकता है। फिक्स तो हमारी आज तक पढ़ाई नहीं हो, हम पढ़ाई के लिए क्या बनाते हैं, अपना प्लान बनाते हैं कि अगले 5 दिनों में ये करेंगे, वो दूसरे दिन ही चेंज हो जाते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि सर्कमस्टांसेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे वैसे ही क्या हो जाएगी, आपकी प्लानिंग भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो कहते हैं ऑडिटर शुड अपडेट द स्ट्रेटेजी एंड प्लान इफ ही फील्स नेसेसरी टू डू सो, जब भी उसको जरूरत लगे तब उसको क्या कर लेना चाहिए, अपने प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में चेंज कर लेना चाहिए। हाँ, वो फैक्टर जिनकी वजह से प्लान चेंज करना पड़े, ऑडिटर को ये प्लान या स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करनी पड़े, वो कौन से फैक्टर्स है, कहते हैं कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाए, अनएक्सपेक्टेड कंडीशन हो जाए, आपकी कंडीशन चेंज हो जाए, ऑडिट एविडेंस
चेंज हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो पहले नहीं थी हमारे पास, प्लानिंग जो पुराने वाली प्लानिंग की थी उस टाइम पे वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, अब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल गई है जिससे आपको पूरी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग बताओ कब कब चेंज होगी? कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो, कोई कंडीशन में चेंज आ जाए, कोई एविडेंस में हमें कॉन्फ्लिक्ट मिलने लग जाए, और या फिर कोई नई इंफॉर्मेशन आ जाए जो पहले नहीं थी हमारे पास। ठीक है, लास्ट आउट डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारा एसे 300 क्या हो चुका है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इस एसे में आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन रखनी है, तो कहता है जो जो काम किया बस उसी की डॉक्यूमेंटेशन। आपने स्ट्रेटेजी बनाई उसकी डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग बनाई उसकी डॉक्यूमेंटेशन, और हो सकता है आपने ड्यूरिंग द ईयर मतलब जैसे जैसे ऑडिट चला आपने क्या किया हुआ है, चेंज भी किया हुआ है, तो भैया उन चेंजेस को भी डॉक्यूमेंट कर लेना, बस इतनी सी बात है। तो कहते हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऑडिट प्लानिंग का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जो भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग में वो होने चाहिए आपके पास, इसी का डॉक्यूमेंटेशन रखना है। तो इसी के साथ हमारा एसे 300 क्या होता है यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट एक जो है वो किसका पार्ट है, वैसे तो एसे 315 का पार्ट है, लेकिन चलो हम कर लेते हैं यहीं पे। इसमें क्या बोला गया है, देखो ऊपर हम पढ़ के आए थे कि ऑडिटर को क्या लेना है, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज लेना है। कहां पे हुई थी ये बात, प्लानिंग के अंदर, कि प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी बातें कवर होंगी, है ना, कौन कौन सी बातें कवर होंगी, क्या स्टेप रहेंगे। तो उसमें पहला पॉइंट क्या था, नॉलेज ऑफ क्लाइंट्स बिजनेस। 315 में हमें वैसे किसके बारे में बताया गया, रिस्क असेस करने के लिए, और साथ में वो कहता है भैया अगर कोई भी एंटिटी का रिस्क असेस करना है तो उसके लिए आपको पहले क्या लेना पड़ता है, उस एंटिटी के बारे में जानना पड़ेगा, तभी आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या रिस्क है। तो कहता है एंटिटी को जानने के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए एंटिटी के बारे में, जिसके बारे में आपको क्लाइंट का नॉलेज मिलेगा। तो कहते हैं सबसे पहले आप क्या जानो कि वो एंटिटी जो है वो किस इंडस्ट्री से, ये पहला पॉइंट किसके बारे में है, ये वाला, ये पूरा पॉइंट किसके बारे में है, ये है आपका कि किस इंडस्ट्री से वो एंटिटी बिलोंग करती है, क्या लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उनके ऊपर वो देखो, और क्या उनके ऊपर लॉ वगैरह लगते हैं, क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स उनके ऊपर है जिनसे वो एंटिटी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जानो, और लास्ट आपको उनके एफआरएफ भी क्या करने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा किससे रिलेटेड है, 4 पॉइंट जानने हैं पहले में, क्या क्या, किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स, क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स है, कौन से एफआरएफ है। जैसे एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे पतंजलि की बात करूं, देखो मैं ज्यादा एग्जांपल आपको दे नहीं रहा यहाँ पे क्योंकि रिवीजन चल रहे है ना। जैसे मैं चलो पतंजलि की बात करते हैं, पतंजलि के लिए एक्सटर्नल फैक्टर क्या है, अभी सेंटर में क्या है, बीजेपी है, तो ये उसके लिए फायदे की बात है। लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा, जिस दिन पार्टी चेंज हो जाएगी उस दिन सबसे पहला नुकसान जो होगा वो पतंजलि को होगा। ठीक है, ऐसे ही बताओ बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए उनके अपने अलग नॉर्म्स होते हैं, इंश्योरेंस के लिए अपने अलग होते हैं, तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी क्या होते हैं अपने नॉर्म्स, या इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री रिस्क भी क्या होते हैं अपने अलग अलग होते हैं। जैसे कि होटल इंडस्ट्री है तो वहां पे सबसे ज्यादा जो रिस्क, या अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है सबसे अलग जो होता है, जो बाकी इंडस्ट्रीज में इतना नहीं देखने को मिलेगा, होटल में देखने को मिलेगा, वो होगा बिल्डिंग के ऊपर डेप। क्यों, क्योंकि उनकी बिल्डिंग सबसे ज्यादा यूज होती है वहां पे। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री का है। तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री क्या होते रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपको उस क्लाइंट का नॉलेज मिल सकता है कि यहाँ पे क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, 4 बातें, इंडस्ट्री, लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स और एफआरएफ कौन से लग रहे हैं उसके ऊपर। सेकंड ये कहता है उस एंटिटी के अंदर की बातें, देखो ये सारी की सारी बातें क्या थी, ऊपर की बातें, बाहर की बातें। अब कहता है एंटिटी के अंदर की बातें जानो। अंदर की बातें जानने का मतलब उसका काम क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, उसके ऑपरेशन क्या है, काम क्या करती है वो एंटिटी। फिर आप ये जानो कि उसके ओनर कौन है, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है। फिर आप ये जानो कि कहां कहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कहां कहां से इसके पास में पैसे आते हैं, यू ना, फाइनेंस कहां से है, इसके पास में पैसा कहां से आता है। ये 4 चीजें जान लो। तो अब ये अंदर की बातें जान रहे हैं, पहले हम बाहर की बातें जान रहे थे, अब 4 अंदर की बातें जानिए। 4 अंदर की बातें कौन सी हो गई, काम क्या करती है, ओनर गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है इसका, इन्वेस्टर कौन से है इसके, मतलब पैसा, इन्वेस्टर नहीं सॉरी, इन्होंने इन्वेस्टमेंट कहां किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्या है इनकी, एंड देन पैसा कहां से आता है, फाइनेंस कहां से है। उसके बाद में कहता है आप उस एंटिटी की अकाउंटिंग पॉलिसी जानो। अकाउंटिंग पॉलिसी देख के आपको मालूम चल जाएगा कि ये एंटिटी किस टाइप की है। भाई अगर किसी एंटिटी की
अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, थोड़ी सी एग्रेसिव नेचर की है। एग्रेसिव नेचर का मतलब प्रॉफिट खूब बढ़ा के दिखाना चाहते हैं। जैसे कि WDV है, हर चीज के ऊपर ही क्या लगा रखा है, एंटिटी ने WDV, इसका मतलब ये क्या करना चाहते हैं, ये एग्रेसिव नेचर की एंटिटी है, प्रॉफिट बढ़ा के दिखाना चाहते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉफिट कम दिखेगा और आने वाले, क्योंकि बाकी सालों में क्या हो जाएगा, डेप्थ धीरे धीरे कम होता जाएगा, तो इनके प्रॉफिट्स ज्यादा निकल के बाहर आएंगे और लोगों को क्या लगेगा कि ये एंटिटी स्टार्टिंग में लॉस में थी या इनके प्रॉफिट्स कम थे, लेकिन धीरे धीरे इनके प्रॉफिट्स क्या होने लगे हैं, बढ़ने लगे हैं। अब एक्चुअल में वो किसका इंपैक्ट पड़ा, वो अकाउंटिंग पॉलिसी का इंपैक्ट पड़ा कि WDV मेथड लगाने की वजह से क्या हो रहे हैं, उनके प्रॉफिट ज्यादा दिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद में आप क्या देख सकते हो, उनके ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हो कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव क्या है। अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद में क्या देखना है, ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव से भी एंटिटी का पता चलता है कि किस टाइप का हमारा क्लाइंट है। अगर ऑब्जेक्टिव है भैया प्रॉफिट कमाना है, तो हमें भी मालूम है कोई भी नीति अपनाएगी, कोई भी पॉलिसी अपनाएगी जिससे इनके प्रॉफिट ज्यादा दिखे। अगर वेलफेयर का ऑब्जेक्टिव है तो अलग रहेगा, एम्प्लॉइज का भला चाहते हैं तो अलग रहेगा, सेल ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो अलग टाइप के, कहाँ कहाँ गलतियां हो सकती है वो सब अलग अलग जगह पे मालूम चलेंगे। और उसके बाद में आप ये देख लो कि इनकी पास्ट ईयर्स की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, लास्ट पॉइंट किसका है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। इनकी पास्ट ईयर में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही हुई है। अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, स्टेबल है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनस्टेबल रहती है, मतलब इनके कभी प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, कभी प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाते हैं, तो भैया ऐसे में इस एंटिटी के अंदर क्या है, रिस्क है फिर। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें क्या करनी है, इस एंटिटी के बारे में या क्लाइंट के बारे में हमें जानना है। तो क्लाइंट के बारे में बेसिकली पहले क्या करना है, बाहर की बातें जानो, फिर अंदर की बातें जानो, और फिर 3 पॉइंट जानने हैं, कौन कौन से, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव्स और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अच्छा, अब बाहर की बातें कौन कौन सी है, 4, कौन कौन सी, इंडस्ट्री जानो, रेगुलेटरी लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जानो, एक्सटर्नल फैक्टर्स और FRF जानो। और फिर अंदर की भी 4 बातें जाननी है, कौन कौन सी, काम क्या है, ऑपरेशंस क्या है, ओनर कौन है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, पैसा कहां से आता है और कहां ये इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, फाइनेंस कहां से और कहां ये इन्वेस्ट करते हैं। तो कहते हैं भैया अगर आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट के बिजनेस का नॉलेज तो जानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, अभी SA 300 की प्लानिंग और ऑडिट स्ट्रेटेजी की बातें हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए जी, तो बाकी अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।